चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं, औरंगजेब। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, औरंगजेब। अच्छा, आपको पता है ना, शाहजहां के अंतिम समय में शाहजहां के 4 बेटे थे। चारों बेटों ने क्या किया, आपस में लड़ा और अंत में कौन जीता, औरंगजेब जीता। औरंगजेब जब जीता तो औरंगजेब गद्दी पे कर बैठा। बच्चों, गद्दी पे औरंगजेब 1658 में बैठता है और 1707 ईकाई तक गद्दी पर बैठे रहता है। कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ है, 1658 से लेके 1707 के बीच में है। चलिए, अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। चलो ये बताओ बेटा, शाहजहां के 4 बेटे कौन कौन थे। मैंने तो बहुत डिटेल में बताया, युद्ध युद्ध सब बताया। बताओ, और शाहजहां किसको राजा बनाना चाहता था, नहीं आए थे आप बताओ दीपा, शाहजहां किसको राजा बनाना चाहता था, दारा शिकोह को बनाना चाहता। और कौन कौन उसके बेटे थे, क्या, एक दारा शिकोह और औरंग, हाँ हाँ, और रुखसार तुम बताओ, वापस मुराद बख्श, हाँ, दूसरा, तीसरा शाह शुजा, हाँ, औरंगजेब। देखो याद है, ऐसे याद करना पड़ेगा। क्यों याद है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसके दिमाग में पहले से है, उसने बार बार रिवीजन करने से याद है। ऐसे याद करना है ना, याद करोगे तो देखो। तो उसमें किसको बनाना चाहता था, दारा शिकोह को बनाना चाहता, लेकिन कौन बनता है अंत में, औरंगजेब बनता है। तो औरंगजेब का जो जन्म होता है बच्चों, वो 3 नवंबर 1618 ईकाई में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जन्म 3 नवंबर 1618 ईकाई औरंगजेब का जन्म होता है। जब औरंगजेब का जन्म होता है तो जो शाहजहां रहता है वो उस समय उज्जैन में रहता है। तो उज्जैन की दोहद में औरंगजेब का जन्म कहाँ होता है, उज्जैन के दोहद में। औरंगजेब के माता और पिता का नाम क्या है, तो औरंगजेब के माता पिता का नाम क्या है, बताओ। शाहजहां की वाइफ का नाम क्या है, मुमताज बेगम। और पिता कौन हो गया, पिता कौन हो गया, शाहजहां हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शाहजहां में शाह की उपाधि कहां से मिली, और जहां, मेवाड़ की, जहां की उपाधि किससे मिली, दक्षिण भारत में कौन सा नगर स्पेशली, अहमदनगर। ठीक है, ठीक है। शाहजहां, अब राज्याभिषेक कब हुआ बच्चों, तो इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। क्वेश्चन पूछता है मुगल काल का ऐसा कौन सा राजा है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, तो वो राजा कौन सा है, औरंगजेब है। एक राज्याभिषेक हुआ है बच्चों 21 जुलाई 1658 में। राज्याभिषेक हुआ है प्रथम बार, और 1 साल बाद फिर से 1600 द्वितीय बार राज्याभिषेक। यहां पे नोट करके लिखेंगे, एकमात्र मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, जिसका बच्चों क्या हुआ है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एकमात्र मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। बच्चों ये उपाधियों के तौर पर इसको बहुत सारी उपाधि मिली, जैसे बहादुर शाह की उपाधि, अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि, पादशाह की उपाधि, गाजी की उपाधि, ठीक है, आलमगीर की उपाधि। तो ये लिखेंगे उपाधियां। उपाधियों में कौन कौन सी उपाधि है, तो ध्यान दीजिएगा। पदशाह की उपाधि, आलमगीर की उपाधि, पदशाह की उपाधि, आलमगीर की उपाधि,
बहादुर की उपाधि, बहादुर की जो उपाधि बची वो शाहजहां के द्वारा दी गई थी, बहादुर की उपाधि। 3 उपाधियां मेन आपको याद रखना है। अच्छा, इसको गाजी भी बोलते थे, गाजी, इंपॉर्टेंट है ये। कट्टर सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब, गाजी। औरंगजेब की उपाधियां कौन कौन सी? पादशाह, आलमगीर, बहादुर और गाजी। ठीक है। इसकी वाइफ का नाम था दिलरास बानो बेगम, यानी पत्नी। दिलरास बानो बेगम। इसकी पत्नी कौन थी बच्चों? दिलरास बानो बेगम। याद कीजिए, जन्म, फिर माता पिता, इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसके पुत्र देखिए, आपने कभी एक सुना होगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन सुना होगा। वो इसका क्या था? चलो समझना, अब आगे जब पढ़ाएंगे तब और क्लियर हो। अकबर द्वितीय, एक बेटे का नाम क्या है? अकबर द्वितीय। दूसरा नाम है मुअज्जम, मुअज्जम। और एक और नाम है शाह आलम। क्या नाम है? शाह आलम। औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है बच्चों, अंतिम मुगल शासक जो बहुत शक्तिशाली था। एक और चीज लिखिए, अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल शासक, अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल शासक है बच्चे। हाँ, अकबर द्वितीय। ठीक है, थोड़ा सा और बताते हैं। अब देखो, औरंगजेब के जो गुरु थे, ठीक है, औरंगजेब के जो गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। बच्चों, औरंगजेब का यह कहा जाता है कि औरंगजेब ने एक और शहर बसाया था, जिस शहर को बोलते हैं औरंगाबाद। क्या बोलते हैं? औरंगाबाद। जब अभी हम आपको आगे और पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए ना अलग अलग राजाओं ने प्रयास किया। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? अकबर ने स्टार्ट किया कायदे से। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। जहांगीर की पूरी चीजें तो कायदे से दक्षिण भारत में कौन ले गया? शाहजहां ले गया। लेकिन जहांगीर के टाइम में मलिक अंबर नाम का एक व्यक्ति था जो लगातार रोक रहा था, जो कि अहमदनगर का वजीर था। फिर धीरे से क्या हुआ बच्चों? धीरे से ये हुआ कि जो मलिक अंबर था, जो वजीर था, वो क्या हुआ बाद में शाहजहां का क्या हो जाता? सहयोगी हो जाता है। और दक्षिण भारत को सिर्फ टैक्सेस के बेस पे क्या मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। फिर बाद में शाहजहां ना अहमदनगर को जीतता है, बीजापुर को जीतेगा, फिर उसके बाद गोलकुंडा को जीतेगा। इस तरीके, मतलब बीजापुर गोलकुंडा का तो कायदे से यही औरंगजेब जो मिलाएगा। तो क्या करेगा? कायदे से होगा बच्चों, दक्षिण भारत में औरंगजेब अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रहता है। अपनी पकड़ मजबूत करने में क्या रहता है? सफल रहता है। परिणाम स्वरूप इसको क्या करना पड़ता है? दक्षिण में एक राजधानी बनानी पड़ती है दक्षिण भारत के लिए। तो देखिएगा, औरंगाबाद को
दक्षिण सूबे की राजधानी बनाता है। आपको याद है बच्चों, दिल्ली सल्तनत में ऐसी प्रयास एक किया था, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दौलताबाद को राजधानी बनाया था। याद करो, दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के लिए किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, गुरु कौन हुआ? मीर मोहम्मद हकीम। शहर औरंगाबाद बसाया दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में औरंगजेब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सफल रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से वो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र बीजापुर और गोलकुंडा जीतता है। अलग अलग टाइम पीरियड में जीतेगा बच्चों। और अहमदनगर को शाहजहां मिला लेता है। और दक्षिण भारत के अगर 4 प्रमुख शहर की बात करोगे तो अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और खानदेश रहता है। समझिएगा, एक चीज बता रहे हैं आपको, नोट करके समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रुकिए, देखिएगा क्या है बच्चों, जो दक्षिण भारत है ना, किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिण भारत। अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो कौन कौन से नगर प्रमुख है उसको पहले समझिए। दक्षिण भारत में एक है खानदेश। खानदेश कहाँ है बच्चों? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का निचला वाला हिस्सा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है? अहमदनगर। तीसरा कौन सा है? बीजापुर। अगला कौन सा है? गोलकुंडा। फिर नीचे बहमनी और विजयनगर थे। विजयनगर और बहमनी। देखो, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग व्यक्ति जीतेंगे। जो आपको दक्षिण भारत के में कैसे मुगल दक्षिण भारत में कैसे पहुंचेगा, तो खानदेश को स्पेशली जीतेगा बच्चों अकबर। कौन जीतेगा? अकबर फाइनली जीत के मुगल में मिला लेगा। इसी तरीके से अहमदनगर है ना बच्चों, तो अहमदनगर को कौन जीतेगा? तो अहमदनगर किस टाइम पीरियड में आएगा? तो शाहजहां के टाइम पीरियड में आएगा। किस टाइम पीरियड में? शाहजहां। और बीजापुर गोलकुंडा किसके टाइम पीरियड में आएगा? तो बीजापुर गोलकुंडा औरंगजेब के टाइम पीरियड में आएगा। और विजयनगर अकबर के बाद जहांगीर के काल में क्षतिग्रस्त होने लगता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुल मिलाकर आपको समझ में दक्षिण भारत को कौन कौन राजाओं ने अलग अलग टाइम पीरियड में जीत के उसमें मिला है। किसमें मिला है? मुगल में मिला है। चलिए, देखो अलग अलग विद्रोह में बता रहा हूं औरंगजेब के कौन कौन से विद्रोह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मराठों से संघर्ष। बच्चों, मराठाओं का इस टाइम उदय हो चुका था, और एक संघर्ष किसके विरुद्ध हुआ था? मराठाओं के विरुद्ध हुआ था। दूसरा बच्चों, हिंदुओं से विद्रोह। आपको पता था ना, कट्टर क्या था? हिंदू था। कट्टर मुसलमान था कौन? औरंगजेब। तो हिंदू विद्रोह। तीसरा बच्चों, सतनामी विद्रोह। औरंगजेब विद्रोह करेगा, सब बता रहे हैं, बस आप पहले समझिए। तीसरा सतनामी विद्रोह। चौथा जो है बच्चों, वो है जाट विद्रोह। अफगानी विद्रोह। बुंदेला विद्रोह। कितने विद्रोह दिख रहे हैं? 6 विद्रोह दिख रहे हैं, है ना। और इसके अलावा एक है बच्चों सिख विद्रोह। आपको कुछ समय पहले पता है किसने ऐसा था कि जिसने खौलते तेल में व्यक्ति को डाल दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मदद करने पे?
खुसरो की मदद किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उनको किसने करवाया था? जहांगीर ने। ठीक है, देखो तो मराठाओं के साथ संघर्ष, हिंदू विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सत्तावी विद्रोह, जाट विद्रोह, अफगानी विद्रोह और एक और विद्रोह बच्चों अकबर द्वितीय जो है ना, उनका बेटा वो भी विद्रोह करता है। तो अकबर द्वितीय का विद्रोह, इतने सारे विद्रोह होंगे। तो औरंगजेब के काल के प्रमुख विद्रोह, बताते हैं बच्चों अच्छे से डिटेल में। एक सेकंड। ठीक, चलो देखो अब सबकी स्टोरी बताएंगे। बुंदेला विद्रोह कब का है? अब थोड़ा समझते हैं इस विद्रोह का तरीका कैसा रहा। बच्चों मैपिंग से समझेंगे तो थोड़ा चीजें और क्लियर होंगी। पहली चीज ये है कि औरंगजेब का टाइम पीरियड में देखना पड़ेगा कि औरंगजेब का विस्तार कहां से कहां था। तो ये समझिएगा बच्चों कि जैसा कि मैंने बताया था कि कांधार क्षेत्र को कौन जीत लेता है वापस से, ये जो कांधार क्षेत्र है वापस से ईरान का राजा जीत लेता है, शाह अब्बास उस क्षेत्र को जीत लेता है। और अगर बात करोगे तो औरंगजेब ना क्या करता है बच्चों, देखो ये क्या है? अहमदनगर, ये क्या है? बीजापुर, ये क्या है? गोलकुंडा, और नीचे विजयनगर वाला सेगमेंट वाला पूरा राज्य। ठीक है, यहां तो इसका जो विस्तार रहता है बच्चों इस तरीके से विस्तार रहता है। इतने पूरे क्षेत्र में किसका कब्जा रहता है? औरंगजेब का कब्जा रहता है। अब देखो औरंगजेब का जब कब्जा रहता है तो सबसे पहले मराठा क्या होता है बच्चों, समझिएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक नई कम्युनिटी जन्म लेती है जो कि मराठा कहलाती है। क्या कहलाती है? मराठा कहलाती है। और मराठा धीरे धीरे एक्सपैंड होते हैं। एक्सपैंड मतलब बड़े होते हैं। और मराठा जो युद्ध लड़ते हैं गोरिल्ला युद्ध नीति से, छुप छुप के वार करते हैं। और ये छुप छुप के वार उन्होंने कहां से सीखा है? मलिक अंबर से सीखा है। मलिक अंबर कौन था? अहमदनगर का वजीर हुआ करता था। ठीक है, तो मराठाओं के बारे में अगर बात करोगे तो मराठाओं के उदय के समय देखो शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी के जन्म के उदय के साथ मराठा शक्तिशाली होने लगे धीरे धीरे। तो मराठाओं के टोटल 5 शाखाएं बटी बच्चों। कितनी शाखाएं बटी? 5। धीरे धीरे मराठा बढ़ना चालू किए और 5 अलग अलग शाखाओं बढ़ गए। एक शाखा चली गई गुजरात, 2 शाखाएं चली गई बच्चों मध्य प्रदेश, एक शाखा आ गई नागपुर और एक शाखा रह गई पुणे। कितनी शाखाएं हुई? 5। ध्यान दीजिएगा, मराठा की एक शाखा कौन सी हो गई? पुणे में। एक शाखा कौन सी हो गई? नागपुर में। एक शाखा कौन सी हो गई बच्चों? इंदौर में। एक शाखा ग्वालियर में। और ये ऐसे थे कि आपस में लड़ते रहते थे। कौन? मराठा। और इसी तरीके से अगर बात करोगे तो एक शाखा और जो है वो है गुजरात में।
गुजरात में। अब देखो नाम अलग अलग है बच्चों सभी मराठाओं का। पुणे वाले क्या कहलाते हैं? पेशवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेशवा। नागपुर वाले क्या कहलाते हैं? भोसले कहलाते हैं। इंदौर वाले क्या कहलाते हैं? तो होलकर कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? होलकर। और ग्वालियर वाले क्या कहलाते हैं? तो ग्वालियर वाले सिंधिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंधिया। और इसी तरीके से गुजरात वाले क्या कहलाते हैं? गायकवाड़। ये मराठाओं के बारे में 5 अलग अलग शाखाएं हैं मराठाओं की। अब बच्चों क्या था, ये मराठा ना किसका, मराठा अपने आप को क्या बोलते थे? हिंदूवादी बोलते थे। हिंदू 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 राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र आपने सुना होगा। तो मराठा अपने आप को क्या बोलते थे? हिंदुत्ववादी। और चूंकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो वो औरंगजेब का अपोज करने के लिए कौन हमेशा अपोज करता था? मराठा अपोज करते थे। मराठा अपोज करते थे। और मराठा, आपने सुना होगा कि शिवाजी किसके दरबार में मिलने जाते हैं? औरंगजेब के दरबार में मिलने जाते हैं। उसके पहले एक और घटना होती, पहले तो वो साउथ में जाते हैं, साउथ में मतलब हैदराबाद में निजाम के पास जाते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं। तो उस होता है ना कि वो एक ऐसी चीज पहन के जाते हैं, तो सामने वाले को क्या होता है, सामने वाला उनको मारने का प्रयास करता है तो मार नहीं पाता है, उससे पहले ही तैयारी करते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि मराठा, जो मराठा है, मराठा ने अटैक किया किस पे? औरंगजेब पे अटैक किया। तो औरंगजेब को नहीं हरा पाए, औरंगजेब को नहीं हरा पाए। और 1660 में क्या हुआ, शाइस्ता खान नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, और राजा जयसिंह, दो व्यक्तियों का नाम है कि शिवाजी को दंडित करने के लिए औरंगजेब ने 2 लोगों को भेजा 1660 में। एक का नाम है शाइस्ता खां और दूसरे का नाम है राजा जयसिंह। जयसिंह ने शिवाजी को क्या किया, शिवाजी से बातचीत की और 1665 में पुरंदर की संधि की। तो याद रखिएगा बच्चों, मराठों से संघर्ष में क्या पूछता है, तो दो से 3 चीजें पूछता है। एक तो शिवाजी के पास भेजा, शिवाजी के पास भेजा, किसको भेजा? 2 व्यक्ति। एक का नाम क्या है? शाइस्ता खां। क्या नाम है? शाइस्ता खां। और दूसरे का नाम क्या है बच्चों? तो राजा जयसिंह। तो जयसिंह ने क्या किया, जयसिंह ने शिवाजी के साथ पहले युद्ध करने का सोचा, लेकिन जब देखा कि शक्तिशाली है, उसने क्या किया, इन दोनों के सहयोग से पुरंदर की संधि की। किसकी संधि की? पुरंदर की संधि की। और ये मान गया कि हम आपके क्षेत्र में और आप हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, ठीक है। पुरंदर की संधि हुई किसके साथ? मराठाओं के साथ। ये क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा चीज है बच्चों हिंदू विद्रोह। बच्चों जब आप इस क्षेत्र को देखोगे तो यहाँ पे एक जगह है यूपी में, ये अगर आप यूपी को ऐसा देखोगे तो यहाँ पे आपको एक जगह दिखेगी मथुरा। कौन सी जगह दिखेगी? मथुरा। मथुरा में, मथुरा के पास बच्चों 3-4 जगह, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको और समझ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये उत्तर प्रदेश में मान लीजिए ऐसा, ठीक है, तो बच्चों ये रुहेलखंड का क्षेत्र कहलाता था। कौन सा क्षेत्र कहलाता था? रुहेलखंड का क्षेत्र। और यहाँ पे अवध का क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र। 2 क्षेत्र बोल रहा हूं, कौन कौन सा? एक है रुहेलखंड का क्षेत्र। तो रुहेलखंड के क्षेत्र में स्पेशली बच्चों अब तो वर्तमान में जाट रहते हैं, मतलब रुहेलखंड का क्षेत्र और अवध का क्षेत्र। तो समझिएगा बच्चों, ये जो यहाँ मथुरा वाला क्षेत्र है, मथुरा वाला क्षेत्र में सबसे पहले हिंदुओं ने विद्रोह किया। तो हिंदू विद्रोह कौन से क्षेत्र पे हुआ? तो मथुरा क्षेत्र पे हुआ। हिंदुओं ने किसका विद्रोह किया? औरंगजेब की नीतियों का विद्रोह किया। और ये हिंदू स्पेशली क्या किए थे? तो ये हिंदू स्पेशली जो थे वो जमींदार हुआ करते थे, और उन जमींदारों का जो लीडर हुआ करता था उसका नाम गोकुला था। कौन था? गोकुला। गोकुला नाम का एक जमींदार था जो वास्तव में जाट था। क्या था बच्चों? वास्तव में जाट था। और उसने किसका विद्रोह किया? औरंगजेब का विद्रोह किया। बच्चों औरंगजेब उस विद्रोह को दबाने में सफल रहता, लेकिन इसी तरीके से उसके 15 साल बाद, कितने साल बाद? 15 साल बाद कायदे से बच्चों, ये 69 से स्टार्ट होता है, 70 तक चलता है। कायदे से 15 साल बाद अगेन वो जो जाट थे, वो जाट अगेन किसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं? तो औरंगजेब के विरुद्ध अगेन विद्रोह करते हैं, सेम प्लेस पे। जाट, तो जाट कम्युनिटी का हमेशा किससे विद्रोह की है? औरंगजेब से। एक जाट कम्युनिटी कब विद्रोह किया? 1685 में। और उसी का एक रूप हिंदू रूप में कब था? 1669-1670 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ बच्चों, जाट लोगों ने मराठाओं से सीखा और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, यानी छापा मार नीति अपनाई। छापा मार, वो क्या करते, जहां जहां मुस्लिम क्षेत्र रहते वहां जाके अटैक करते और वहां का धन और सामान लूटते, और लूट के आके अपने प्लेस पे आके रहते और उसका उपभोग करते। सतनामी विद्रोह की बात कर लेते हैं। ये सब वहीं से निकला है, हिंदू विद्रोह से निकला है। बच्चों देखो,
कौन से क्षेत्र की बात करते हैं? मथुरा। तो मथुरा क्षेत्र में पहले हिंदुओं का विद्रोह हुआ, हिंदुओं का विद्रोह हुआ। हिंदुओं में किसने किया? गोकुला ने किया। तो जो नीचे कम्युनिटी के लोग थे, जो एसटी और एससी कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें एससी कम्युनिटी के लोग जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्रोह किया। किसका विद्रोह किया? औरंगजेब का। याद रखिएगा बच्चों, तीनों जुड़े हुए ना। सबसे पहले कौन सा विद्रोह? हिंदू विद्रोह। हिंदू विद्रोह से मतलब उत्तेजित होकर नीचे जात में किसने विद्रोह किया? सतनामियों ने विद्रोह किया। फिर सतनामियों के ये दोनों विद्रोह होने के बाद 15 साल बाद जाटों ने फिर क्या किया? फिर से छापामारी नीति किया और 1685 में औरंगजेब का विद्रोह करने लगे। फिर औरंगजेब ने इसको दबाया। तो याद रखिएगा, पूछता है जाट विद्रोह, मतलब ऑप्शन दे देगा कि सतनामी विद्रोह, फिर उसके बाद एक आपका बुंदेला विद्रोह, फिर आपका बुंदेला विद्रोह दो दो जगह है ना बच्चों, याद करो। देखो याद करते चलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये मराठा क्लियर हुआ। मराठा के बाद कौन सा? हिंदू क्लियर हुआ। हिंदू के बाद कौन सा? जाट क्लियर हुआ। जाट के बाद कौन सा क्लियर हुआ? सतनामी क्लियर हुआ। अब कौन सा विद्रोह देखते हैं? तो अफगानी विद्रोह देखते हैं बच्चों। अफगानी सरदार अकमल खान नाम का एक व्यक्ति था, जो क्या चाहता था? अकमल खान। आपको पता है ना, अफगानी व्यक्ति बहलोल लोदी से स्टार्ट हुए और अफगानी मुगलों का साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, मुगलों के पीछे पड़े हुए हैं। तो यही अफगानी सरदार जो है, उस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम है अकमल खान। क्या नाम है? अकमल खान। तो अकमल खान के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह, औरंगजेब जीत जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखो कौन कौन सा विद्रोह दिया? अकबर विद्रोह, बुंदेला विद्रोह और सिख विद्रोह। सिख विद्रोह को थोड़ा समझते हैं। सिख विद्रोह क्या होता है बच्चों? जहांगीर के कायदे से कितने बेटे होते हैं? 3 बेटे होते हैं, जिसमें एक बेटा कौन रहता है? खुसरो, और एक बेटा कौन रहता है? खुर्रम, और एक बेटा कौन रहता है? शहरयार। तो जो खुसरो रहता है वो किसका विद्रोह करता है? जहांगीर का, कि आप राजा नहीं बनोगे, राजा मैं बनूंगा। तो जहांगीर क्या करता है? खुसरो को क्या करता है? बंद कर देता है, कैद कर देता है। लेकिन उस खुसरो को एक व्यक्ति है गुरु अर्जुन देव, वो उकसाते हैं। ऐसा किसका आरोप रहता है? ऐसा जहांगीर का आरोप रहता है। और तब जहांगीर उसको क्या करता है? खौलते तेल में ऐसे डलवा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गुरु अर्जुन देव। तब से सिख कम्युनिटी किसके अगेंस्ट हो जाती है? मुगलों के विरुद्ध होने, मतलब मुगल के अपोजिशन में जाती है। अब जब आगे बढ़ता है चीजें, अब अच्छा एक चीज और मैंने बताया था बीच में, गुरु गोविंद सिंह वाला मामला। गुरु गोविंद सिंह वाला क्या हुआ था कि शाहजहां का बाज उड़ते उड़ते कहां चला जाता है? गुरु गोविंद सिंह के खेत में चला जाता है। गुरु गोविंद सिंह उसको देने से मना कर देते हैं, तो उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। तो कुल मिला के सिखों के साथ किसका विद्रोह होते रहा? मुगलों का विद्रोह होते रहा। उसी तरीके से औरंगजेब के टाइम में भी मुगलों का विद्रोह रहा है। इस समय देखो खासियत ये है बच्चों कि ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह औरंगजेब के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये विद्रोह कायदे से चला आ रहा था। कब किसके टाइम पीरियड से आ रहा था? जहांगीर। फिर कब आया? शाहजहां। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने लगातार सिखों को परेशान किया, लगातार सिखों को परेशान किया। ठीक है, औरंगजेब ने लगातार सिखों को परेशान किया। अब हम इन 2 विद्रोह को अलग से अगली स्लाइड में देखते हैं। नोट कर लो, इसमें कुछ और नोट करना है तो। अकबर द्वितीय कौन है बच्चों? औरंगजेब का बेटा। वो क्या करेगा?
वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करेगा और खुद को बादशाह घोषित कर देगा 1681 में। तो होता क्या है बच्चों, 1681 में बादशाह घोषित करता है कौन? अकबर द्वितीय। तब औरंगजेब इसको क्या करता है, इसके विरुद्ध संघर्ष कर देता है, औरंगजेब इसको मार देता है। अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अब देखो, एक बुंदेला विद्रोह है। पहले तो मुझे बता, बुंदेला के राजा ने किसकी सहायता की थी किसी एक व्यक्ति को मारने में? याद करो, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना को कौन मारा था? सलीम। सलीम कौन है? जहांगीर। जहांगीर किसकी मदद से मारा था? तो बुंदेलखंड के राजा की मदद से। तो प्रारंभ में मुगलों के साथ तो संबंध अच्छे थे, लेकिन जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया तो एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है बुंदेल का मधुकर शाह। क्या नाम है? मधुकर शाह। और मधुकर शाह के बाद क्या हुआ बच्चों? चंपत राय नाम का एक व्यक्ति और होता है। देखिए, दो व्यक्ति का जिक्र होगा बच्चों, एक है मधुकर शाह और दूसरा चंपत राय। जो औरंगजेब के विरुद्ध हुआ वो चंपत राय के विरुद्ध युद्ध हुआ। जो मधुकर शाह था उसने मुगलों से पहली बार संघर्ष किया, फर्स्ट टाइम। दो फैक्ट यहां से कवर कर रहे हैं। औरंगजेब के टाइम पीरियड में बुंदेलों के साथ क्या हुआ? विद्रोह हुआ। सबसे पहले विद्रोह किसने किया? मधुकर शाह ने। फिर विद्रोह किसने किया? चंपत राय ने। चंपत राय किसके टाइम में किया? औरंगजेब के टाइम में। चल रहा है ना प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। देखिए बात, समझिएगा। सबसे पहले हमने औरंगजेब का क्या देखा? पूरा परिचय देखा, जीवन परिचय बेसिक तौर पे। दूसरा हमने क्या देखा? औरंगजेब का राजनीतिक विस्तार और भौगोलिक विस्तार देखा कि कहां कहां विद्रोह हुआ, कहां कहां युद्ध हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं? औरंगजेब का धार्मिक स्थिति। तो औरंगजेब का टाइम में क्या था? तो समझिएगा बच्चों, पहली बात कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान, पहली चीज। दूसरा, औरंगजेब बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। मतलब वो बहुत साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करता था, जिसकी वजह से उसे उस प्रजा के लिए जिंदा पीर बोलते थे। प्रजा उसको क्या बोलते थे? इसी वजह से क्या बोलती थी? जिंदा पीर। तो इसी कारण उसे क्या कहा जाता था? इसी कारण उसे बच्चों जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। आगे समझिएगा बच्चों, औरंगजेब ने बलात्पूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया। किसका? हिंदू का, सिख का, ईसाई का
और जनजातियों का। इसी वजह से तो हिंदू विद्रोह हुआ है, इसी वजह से तो सिख विद्रोह हुआ है, इसी वजह से सतनामी विद्रोह हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसी तरीके से कौन सा विद्रोह हुआ है? जाट विद्रोह हुआ। तो क्या कर इसने क्या किया? बलात्पूर्वक क्या किया? धर्म परिवर्तन कराया। अच्छा, इसने मंदिरों को लूटा एवं उसे तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण कराया। बच्चों इसके बारे में और है, इसने 115 वर्ष बाद, इसने 115 वर्ष बाद हिंदुओं से जजिया कर लिया। मतलब बच्चों जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। कब समाप्त किया था? 1563। 115 साल बाद फिर क्या हुआ? औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर लिया। किससे लिया जजिया कर? हिंदुओं से। ठीक है, इसने तीर्थ यात्रा कर लगाया। ये क्या हो गया बच्चों? औरंगजेब की धार्मिक स्थिति हो गई। और क्या? हाँ हाँ हाँ, इस्लामिक कानून के आधार पर इसने क्या किया? शासन किया। चलो अब अच्छा देखो, औरंगजेब के बारे में आपको इतना बुरा बुरा सुनने मिल रहा है, ऐसा ऐसा किया होगा नहीं। अब इसी की अच्छी बातें सुन लो कि औरंगजेब के से जुड़े धर्म को लेकर सकारात्मक पहलू देखो। पहलू एवं तथ्य। देखिएगा, देखो औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब ने किस पे प्रतिबंध लगाया था? तो आपको पता है संगीत प्रथा बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। चित्रकारी प्रथा, संगीत प्रथा कब डेवलप हुई थी? अकबर के काल में तानसेन के द्वारा। फिर चित्रकारी प्रथा आई, है ना। तो क्या हुआ? ये संगीत विरोधी था। संगीत विरोधी था एवं संगीत पर पाबंदी लगा देता है। बच्चों ये प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है, ये बाद में ऐसा होता है, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा कुशल वीणा वादक था। यह खुद बहुत कुशल वीणा वादक था। कौन? औरंगजेब।
खुद क्या था? कुशल वीणा वादक। बच्चों, इसने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगा दिए। इसने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। पठान एवं राजपूतों को विशेष तौर पे प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया। चलो और कुछ कुछ बातें देख लें बच्चों। इसने एक शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? औरंगाबाद। औरंगाबाद क्यों बसाया था? तो दक्षिण का विजय अभियान की वजह से बसाया था। तो पहले तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि दक्षिण के विजय अभियान को देख लेते हैं। एक सेकंड बच्चों। हाँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको पता है दक्षिण भारत में मुगलों का स्थायी विस्तार किसके काल में हुआ है? औरंगजेब के काल में हुआ। स्थायी विस्तार कब हुआ? औरंगजेब के काल में हुआ। इसी वजह से उसने वहां एक राजधानी बनाई, जिस राजधानी को क्या कहा गया? औरंगाबाद कहा गया। क्या कहा गया? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। इसके पहले कौन प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बसाया था? दौलताबाद। क्या होता है बच्चों, इसकी जो वाइफ रहती है, अपनी पत्नी के नाम पर जिस तरीके से उसके पिता ने शाहजहां ने मुमताज बेगम के नाम पे क्या बनवाया था? ताजमहल बनाया था। तो याद रखिएगा, ताजमहल की तर्ज पे इसमें जीवन परिचय में मैंने नहीं लिखा है क्या ये फैक्ट? नहीं लिखा। हाँ, ताजमहल की तर्ज पे अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के लिए, याद रखिएगा बच्चों, के लिए बीबी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया? बीबी का मकबरा बनवाया। बच्चों, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब का ये जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। याद रखिएगा। ठीक है।
अच्छा, दक्षिण भारत का के दो महत्वपूर्ण जो जगह थी वो कौन कौन सी थी? तो बच्चों एक क्या था? बीजापुर, और एक क्या था? गोलकुंडा, जिसको बाद में मिलाया जाता है। तो गोलकुंडा को बच्चों 1687 में और बीजापुर को 1686 में औरंगजेब मुगल में मिला लेता है बच्चों। किसमें मिला लेता है? मुगल में। इसका बीबी का मकबरा। तो बच्चों ये औरंगजेब हुआ, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। सत्रह सौ सात में हुई। ठीक है बच्चों, अब इसके जस्ट बाद ना हम देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। देखो मुगल, मेरे को बताने के लिए तो कायदे से ऐसे बताना चाहिए, मुगल कालीन प्रशासन और मुगल कालीन न्यायिक प्रशासन। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट लेके आया था वो मुगल कालीन साहित्य के बारे में मेरे को थोड़ा सा बताना था, हम बताते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं। देखो बच्चों, मुगल काल का प्रशासन, कल हमने जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, नहीं अलग से नहीं सॉल्व कर रहे थे एमसीक्यू, तो उसमें हमको अलग अलग पद आया था, 3-4 पद आए थे, उस पद को क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्न के लिए भी सब चीज होता है। तो मुगल काल का जो प्रशासन था, तो इसके संदर्भ में पहली बात यह कि पूर्णतः केंद्रीकृत प्रशासन है। कैसा प्रशासन है? पूर्णतः केंद्रीकृत, मतलब सेंटर में जो राजा बोलेगा वही होगा। कैसा प्रशासन था बच्चों? पूर्णतः केंद्रीकृत प्रशासन था। इस प्रशासन में क्या था? इस प्रशासन में अलग अलग पद थे। जैसे कि आपने सुना होगा वजीर, तो वजीर को क्या बोलते थे कायदे से बच्चों? तो वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो एक पद है जिसे बोलेंगे, अब पदों के नाम, पदों के नाम। पहला एक पद हो गया वजीर। वजीर क्या है? साम्राज्य का प्रधानमंत्री। वजीर कौन है बच्चों? साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। ये सैनिक और असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार, दोनों ही मामलों में असीमित अधिकार, कोई लिमिट नहीं थी। बहुत ताकतवर हुआ करता था वजीर। शतरंज के खेल में राजा के बाद कौन होता है प्रमुख? वजीर। दीवान का मतलब होता है बच्चों वित्त मंत्री। दीवाने वजारत बोलते हैं। दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री, जो साम्राज्य के पूरे फाइनेंसेस को देखने का काम करता है। एक पद है सद्र उल सुदूर। सद्र उल सुदूर इंपॉर्टेंट है बच्चों। सद्र उल सुदूर, ये धार्मिक अधिकारी, धार्मिक
प्राधिकारी, धार्मिक सबसे बड़ा अधिकारी, धार्मिक सबसे बड़ा अधिकारी कौन? सद्र उल शुदूर। कौन था? धार्मिक सबसे बड़ा अधिकारी था बच्चों। काजी उल कुजात, न्यायाधीश को काजी उल कुजात बोलते थे। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात किसको बोलते थे? न्यायाधीश को कहा जाता था। इसी तरीके से आपने मीर बख्शी का नाम सुना है? अरे है ना, औरंगजेब के टाइम में था ना। तो मीर बख्शी एक पद हुआ करता था, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। मुगल काल के पदों के नाम है बच्चों, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मीर बख्श। मीर आतिश, आतिशबाजी कब होगी? जब तोप खाने चलेंगे। तो मीर आतिश, तोप खानों का सर्वोच्च अधिकारी, तोप खानों का, तोप खानों का अधिकारी मीर आतिश, मीर बख्श, काजी उल कुजू, सद्र उल शुदूर, दीवान वजीर। एक और है खाने शमा, खान ए शमा, खान ए शमा, महल का प्रबंधन करता, महल का प्रबंधन करता, खाने शमा। बच्चों ये केंद्रीय प्रशासन में अलग अलग महत्वपूर्ण पद थे। जो प्रांतीय प्रशासन था वो कैसे बटा हुआ था तो देखिएगा। प्रांतीय प्रशासन सबसे बड़ा जो होता था बच्चों वो सूबा होता था। सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे था। सूबा, सरकार, परगना, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। सरकार मतलब जिला, सूबा मतलब प्रांत। ठीक है, प्रांत बोले तो स्टेट। अगर अभी से कंपेयर करोगे तो सूबा का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्टेट। सरकार का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट। परगने का मतलब क्या हो गया? तो परगना जो होता था बच्चों वो ब्लॉक लेवल पे होता था, यानी तहसील, ब्लॉक। और ग्राम क्या हो गया? तो विलेज। ये प्रांतीय प्रशासन है, इतने हिस्सों में बटा हुआ था। अच्छा, इस पूरे नगर में शांति सुरक्षा के हेतु कोतवाल हुआ करता था बच्चों। कौन हुआ करता था? कोतवाल। अब देखो कल का जो क्वेश्चन है ना, जो हम कल क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व किए थे, पूरा चीज इसमें आ गया, पूरा चीज आ गया कि प्रशासन नहीं पढ़ते इसलिए नहीं बन रहा था। तो नगर में शांति सुरक्षा हेतु कोतवाल का पद था। कोतवाल का कार्य करता था, कोतवाल का कार्य था कि वो नगर में क्या करे? प्रशासन व्यवस्था को, शांति सुरक्षा को बना के रखे। जजिया और जकात कर चालू हो गया था, औरंगजेब ने चालू कर दिया था। तो कौन व्यक्ति था जो उसको वसूलता था? तो काजी ए सरकार, जिलों से वसूलने का काम। काजी ए सरकार कर वसूल करता, कर वसूल करता। कर वसूल करता था।
कर वसूल करता था। चलो एक चीज और लिखते हैं, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट होता था बच्चों। न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट हुआ करता था। बच्चों सेनाओं के बारे में मैंने हर बार पढ़ाया है अलग अलग, तो इसके टाइम में जो सेना थी उस सेना को भी समझिएगा। सेनाएं कैसी थी, सेनाओं के कितने प्रकार होते थे, तो 5 से 6 प्रकार। एक पैदल सेना, दूसरा घोड़े वाली सेना, तीसरा यहाँ पे तोप खाने वाली सेना, चौथा नौसेना। नौसेना बोले तो हाँ कौन, हाँ नाव वाली। और हस्ती सेना, हस्ती सेना बोले तो हाथी की सेना। तो देखिएगा सेनाओं के प्रकार। पहला बच्चों सबसे पहले तो हस्ती सेना, दूसरा पैदल सेना, तीसरा नौसेना, चौथा अश्वसेना। ठीक है, तो पांची सेना बोलते थे या तोपखाना बोलते थे, तो पांची सेना या तोपखाना, तो पांची सेना या तोपखाना। ये क्या हो गया बच्चों, मुगल काल का प्रशासन। क्लियर हुआ? अब देखो मुगल कालीन साहित्य पढ़ेंगे बच्चों। अगला लिखिएगा आप, मुगल कालीन क्या साहित्य। अब मुगल कालीन साहित्य को देखते हैं। एक सेकंड बच्चों, मुगल कालीन साहित्य हम याद करना चालू करते हैं। ठीक है, मैंने ये लिस्ट बना रखी है कुछ कुछ चीजों की, हर वो चीज को हम लोग याद करेंगे। देखिए मुगल कालीन साहित्य में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा किसका नाम, तुजुर्के बाबरी। याद करना चालू करते हैं, सीधे याद करना, रटना है। मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य में पहला क्या है, तुजुर्के बाबरी। तुजुर्के बाबरी किसके द्वारा लिखा गया है, बाबर के द्वारा। किसके काल में लिखा गया है, बाबर के काल में लिखा है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा की आत्मकथा है। दूसरा क्या है बच्चों, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम किसके काल में लिखी है, हुमायूं के काल में लिखा है। और हुमायूं की क्या है, वो बहन है, और हुमायूं की बहन के द्वारा लिखा गया है। नफाइस उल मासिर, भीर औदौला कजविनी। इंपॉर्टेंट नहीं है, हुमायूं के टाइम पे पीरियड में लिखा गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखना है।
अगला क्या है, अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा, अबू फजल के द्वारा। किसके शासनकाल में, अकबर के शासन में। अकबर के काल में लिखा गया प्रथम पुस्तक है, कौन सा, अकबरनामा। तो अगला कौन सा है, तुजुर्के जहांगीरी, किसके काल में लिखा गया है, तो साहित्यकार कौन है, जहांगीर। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासन। इसकी अंतिम भाग का नाम क्या है, आईने अकबरी। आईने अकबरी, इसको मैंने आपको बताया, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, बताओ, बताया ना अलग से। दो भाई रहते हैं, अकबर के 9 रत्न के 2 भाई रहते हैं। हाँ, कौन, नहीं नहीं नहीं, फैजी और फैजी तो हो गया, फैजी तो एक बड़ा भाई हो गया। एक्चुअली आईने अकबरी में उसी का रोल ज्यादा रहता है। आगे देखो, मैं नहीं बताऊंगा, पढ़ के आओ। मुंतबक उल तवारीख, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंतबक उल तवारीख, ये जो है ये बदायूनी द्वारा लिखा गया है बच्चों। अकबर के काल के आलोचनात्मक समीक्षा किया है किसने, बदायूनी ने किया है। अब क्या है, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मौतमिद खां जहांगीर, इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। देखो इसमें आलमगीर नामा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आलमगीर नामा, और शाहजहांनामा इंपॉर्टेंट है। शाहजहांनामा किसके द्वारा, इनायत खां के द्वारा। आलमगीर नामा किसके द्वारा, कासिम सिराजी के द्वारा। ठीक है, तो फतवा फतवा ए आलमगीरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फतवा ए आलमगीरी किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो बच्चों फतवा ए आलमगीरी, औरंगजेब, आलमगीर नामा, कासिम सिराजी, शाहजहांनामा क्या, इनायत खां, पादशाह नामा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। फिर मुंतबक उस तवारीख किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। नफाइज उल मासिर, इंपॉर्टेंट नहीं है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा। और तुजुर के बाबरी, बाबर के द्वारा। ये टेबल आपको मिल जाएगा, अभी आज ही मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े, देखो अगला चीज देखते हैं। देखो मैंने कुछ कुछ बच्चों अलग से अपने साइड से ऐड किया इंफॉर्मेशन को, आप इसको थोड़ा सा घर में जाके और अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। देखो कई चीजों का अनुवाद किया गया है ना, फारसी तुर्की भाषा में था तो फारसी भाषा में किया गया, जो संस्कृत भाषा में था उसको तुर्की और फारसी भाषा में किया गया, तो वही लिखा है। देखो एक महाभारत है, महाभारत का अनुवादक कौन है, बदायूनी और अब्दुल कादिर है। किसमें लिखा गया है, फारसी में। देखो बच्चों पता है होता क्या है ना, जब आप कोई भी नॉर्मल किताब पढ़ोगे ना तो उसमें क्या करेगा, पूरे बुक की लिस्ट एक साथ दे, अरबी फारसी अरबी फारसी। तो हम क्या किए, हम ऐसा नहीं किए, हम ऐसा किए कि वो लिटरेचर जो किसी राजा या शासनकाल से जुड़ा है उसको अलग कर दिए, जो सिर्फ लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है उसको अलग कर दिए, लैंग्वेज वाले को एक साथ, ताकि हमको रटने में आसानी हो। ठीक है, तो जो महाभारत महाभारत महाभारत, रामायण रामायण एक साथ दिख रहा है, तो रामायण को भी किसने किया है, बदायूनी। महाभारत को भी किसने किया है, बदायूनी। तो बदायूनी हमारे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गया। तो मुंतबक उल तवारीख बदायूनी की एक कृति है। उसके अलावा महाभारत और रामायण दोनों का किसमें अनुवाद किया है, फारसी में अनुवाद किया है। आप उसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते तो इधर लिखा हुआ है डिटेल। ठीक है, अब देखो रामायण के संदर्भ में एक कृति भाषा और महाभारत के संदर्भ में एक काशी रामदास। तो काशी रामदास ने किस भाषा में लिखा है, बांग्ला भाषा में। महाभारत को और परागल खां ने, अच्छा परागल खां किस कविंद्र बोलते हैं किस भाषा में लिखा है, बांग्ला में। हो सकता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा आप खां देख के आप क्या टिक कर दो, फारसी, तो इससे बचेंगे। पंचतंत्र इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है एंसेंट हिस्ट्री में। अभी किसके द्वारा लिखा गया, तो अबू फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, अबू फजल के द्वारा, याद रहेगा। राज तरंगणी बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कल्हड़ के द्वारा राज तरंगणी लिखा गया है, जो प्राचीन काल का क्रमानुसार सबसे सही वर्णन करता है, राज तरंगणी। उसे अब किसने लिखा है, शाह मोहम्मद शुहाबदी ने। किसमें लिखा है, फारसी भाषा में लिखा है, दिख रहा है। भगवत गीता किसमें लिखा है, मानदर बसु ने बांग्ला में। अथर्ववेद, ये इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद इब्राहिम सरहिंदी और टोडरमल के द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया, बांग्ला भाषा में लिखा गया।
बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, मुझे ऐसा लग रहा है, या लग क्या रहा है, ये मिस्टेक है ही। अब सही, बांग्ला भाषा सिर्फ हिंदी और टोडरमल को नहीं आती थी भाई। ठीक है, भगवत गीता को टोडरमल और मांदर बसु ने लिखा है। मांदर बसु बांग्ला में लिखे हैं, लेकिन टोडरमल किस में लिखा है? टोडरमल तुर्किश भाषा में, तुर्की भाषा आती थी उसको, उसमें। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें करेक्शन कर दिया ना, करेक्शन भी देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े और थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं आपको बोला था कि आज थोड़ा लेक्चर लंबा होगा भी। चलो इसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बाबर के टाइम में चित्रकला का प्रारंभिक संरक्षण किया बाबर ने। हुमायूं के टाइम में कौन था? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद फारसी चित्रकला की नींव भारत में रखी थी। क्वेश्चन पूछेगा फारसी चित्रकला की नींव किसने रखी, तो आप जहांगीर मत मार देना। नींव किसने रखी? हुमायूं ने। अकबर के टाइम में कौन था? दशवंत और बसावन। मुगल चित्रकला की शैली का विकास, रज्जनामा जैसी प्रमुख कृतियां लिखी है। पूछेगा रज्जनामा किससे संबंधित है? तो चित्रकला संबंधित है। फिर जहांगीर के टाइम पीरियड में चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है? जहांगीर का स्वर्ण काल। लेकिन चित्रकला की अच्छी शुरुआत कब हुई? अकबर के टाइम में। कल क्वेश्चन किए थे अकबर और जहांगीर, तो हमने अकबर आंसर लिया था। क्यों? शाहजहां के टाइम में क्या? मोहम्मद फकीर और मीर हाकिम। सीमित इसका विकास हुआ। औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं कर, ये ऑलरेडी पढ़ाया है बीच बीच में ना, इसलिए। बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप करेंगे अच्छे से। आज मैं इसमें अटैच कर दे रहा हूं, कल मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। दिख रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? क्या क्या दिखा है? पुराना किला, दीने पनाह महल, किला ए कुनहा मस्जिद, शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, इलाहाबाद किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद भी किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। बच्चों ये पूरा डिटेल है, इसको आप पढ़िएगा। ये कल हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। कल हम देखेंगे मुगल कालीन पूरा साहित्य, इसके अलावा हम देखेंगे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था। इस तरीके से मुगल समाप्त हो जाएगा, मुगल समाप्त हो जाएगा। और फिर मुगल के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा बहमनी, विजयनगर और पूरा सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। तो और फिर उसका सिख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेट क्या है बच्चों? क्या 20?